क्या एक प्लेंट को कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करने के बाद या इंस्टीट्यूट करने के बाद में उसको रिटर्न किया जा सकता है? इफ यस, then under what circumstances it can be returned? And hi guys, how are you all? Today in this video we are going to discuss the conditions or circumstances under which a plaint after the institution in a court can be returned. And the provisions regarding the return of a plaint are provided under Order 7, Rule 10, 10A, 10B of the CPC. अब इस वीडियो के अंदर हम इन प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक कोर्ट है जो रिटर्निंग का ऑर्डर करती है प्लेंट को, तो उस समय किस तरह से वो प्रोसीजर फॉलो करती है, या वो एक प्लेंटिफ को क्या डायरेक्शन देती है रिगार्डिंग द अपीयरेंस इन द प्रॉपर कोर्ट, और डिफेंडेंट को इसके रिगार्डिंग क्या डायरेक्शंस हैं या अपीयरेंस के रिगार्डिंग क्या नोटिस वगैरह दिए जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ये प्रोविजंस क्या कहते हैं कि द कोर्ट इफ इट फाउंड, क्या फाउंड कर जाए कि दैट इट डज नॉट हैव अ ज्यूरिडिक्शन इन द सूट, एक शूट के अंदर उसकी ज्यूरिडिक्शन नहीं है कोर्ट की, तो वो क्या कर सकती है, कैन रिटर्न बाय एन ऑर्डर, एक ऑर्डर के द्वारा उसको रिटर्न कर सकती है कि दैट द प्लेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन द प्रॉपर कोर्ट, यानी कि उस प्लेंट को उस कोर्ट, एक प्रॉपर कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया जाए जिसके पास उस प्लेंट को ट्राई करने की ज्यूरिडिक्शन है। यहाँ पे डिफेक्ट क्या है ऑफ ज्यूरिडिक्शन, वो क्या हो सकती है, कैन बी टेरिटोरियल, पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, यानी कि ज्यूरिडिक्शंस की जो डिफेक्ट हैं वो टेरिटोरियल भी हो सकती है, पिक्यूनरी भी हो सकती हैं, यानी कि पिक्यूनरी लिमिट्स के रिगार्डिंग या कोई सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग भी हो सकती है। तो ऐसे केस के अंदर वो कोर्ट जिसके अंदर वो प्लेंट प्रेजेंट की गई है वो उस प्रेजेंट को एक ऑर्डर के साथ में रिटर्न कर सकता है कि उस प्लेंट को वो प्रेजेंट किया जाए एक प्रॉपर कोर्ट के अंदर। अब रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या है? रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या है? रिटर्न ऑफ प्लेंट मीन्स ए कोर्ट फाउंड, क्या पाती है कि इन एनी शूट जो कि प्रेजेंटेड है बिफोर इट हैज़ नो ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई इट, यानी कि उस कोर्ट को उस शूट को ट्राई करने की ज्यूरिडिक्शन नहीं है, देन वो कोर्ट क्या करेगी, बाय एक ऑर्डर के द्वारा, किस चीज़ का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिटर्निंग ऑफ द प्लेंट में रिटर्न कर सकती है उस प्लेंट को टू बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर कोर्ट, यानी कि प्रॉपर कोर्ट में उस प्लेंट को प्रेजेंट किया जाए ताकि उस प्लेंट को एक प्रॉपर कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाए और जस्टिस किया जा सके। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो प्लेंट को रिटर्न है वो रूल 10 के अंदर कर सकती है, 10 सब रूल 1 के अंदर। अब क्या कहते हैं कि रूल 10 सब रूल 2 जिसमें कहा गया है कि जब एक कोर्ट है उस प्लेंट को रिटर्न करती है तो उसके साथ में वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी। इसमें क्या है कि जब ऑन रिटर्निंग ऑफ अ प्लेंट की रिटर्निंग ऊपर कोर्ट क्या इज रिक्वायर्ड टू एंडोर्स, कोर्ट से क्या रिक्वायर्ड किया जाता है कि वो एंडोर्स करेगी उस प्लेंट के ऊपर क्या चीज़ें, ये फॉलोइंग जो पार्टिकुलर हैं जो कि रूल 10(2) के अंदर मेंशन किए गए हैं उनको उस प्लेंट के ऊपर एंडोर्स करेगी, यानी कि डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि जिस दिन वो प्लेंट है वो प्रेजेंट की गई है। नंबर 2 डेट ऑफ रिटर्निंग, यानी कि किस दिन वो है जो ऑर्डर हुआ है रिटर्निंग का उसकी डेट। थर्ड क्या करेगी कि नेम ऑफ द पार्टी विच प्रेजेंटेड द प्लेंट, यानी कि जिस पार्टी ने वो प्लेंट को प्रेजेंट किया उस पार्टी का नेम। एंड फोर्थ रीजन फॉर रिटर्निंग ऑफ द प्लेंट, यानी कि उस कोर्ट ने उस प्लेंट को क्यों रिटर्न किया है उसका रीजन उस प्लेंट के ऊपर में एंडोर्स करेगी वो कोर्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, ग्राउंड्स फॉर रिटर्न ऑफ अ प्लेंट, किन ग्राउंड्स के ऊपर एक प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट है इन फॉलोइंग ग्राउंड्स के ऊपर एक प्लेंट को है वो रिटर्न कर सकती है। फर्स्ट क्या है, कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिडिक्शन, यानी कि कोर्ट के पास कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है उस प्लेंट को ट्राई करने की, तो ऐसे केस में वो कोर्ट है जो उस प्लेंट को रिटर्न कर सकती है। टर्म ज्यूरिडिक्शन रेफर टू द लीगल अथॉरिटी टू डू जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद द मीन्स प्रोवाइडेड बाय द लॉ एंड सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द लॉ, एंड द कोर्ट शुड रिटर्न द प्लेंट व्हेन इट हैज़ नो ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई इट, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि टर्म ज्यूरिडिक्शन है वो एक लीगल अथॉरिटी को
रेफर करती है, जिसमें क्या है कि वो जस्टिस करना इन अकॉर्डेंस विद द मीन्स, जो कि मीन्स प्रोवाइड किए गए हैं लॉ के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग एक जस्टिस प्रोवाइड करना। एंड सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस, उन लिमिटेशन के अधीन जो कि लॉ के द्वारा इम्पोज की गई है। तो यहाँ पर अगर उस कोर्ट के पास वो मीन्स नहीं है, लॉ के द्वारा प्रोवाइड नहीं किए गए, यानी कि वो उसकी जो जुरिडिक्शन है, उन लिमिटेशंस या जो भी मीन्स हैं उनसे बियॉन्ड है वो प्लेंट, तो ऐसे केस के अंदर वो कोर्ट है उसको क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए उस प्लेंट को। कब? जब उसके पास वो जुरिडिक्शन नहीं है। ये है हमारा फर्स्ट ग्राउंड। सेकंड ग्राउंड क्या कहता है कि ऑब्जेक्शन टू जुरिडिक्शन। अब सेकंड में क्या कहता है कि अगर कोई पार्टी टू द सूट, यानी कि पार्टी है कोई सूट की, उसको कोई ऑब्जेक्शन है किसके बारे में, एज टू द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो वहां पर कोर्ट में क्या कर सकती है, रिटर्न कर सकती है उस प्लेंट को। यानी कि एक पार्टी है जिसको कोई ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट उसके ऊपर कंसिडर करने के बाद में उसको डीम फिट समझती है, यानी कि वो उसका जो ऑब्जेक्शन है वो प्रॉपर है एज पर द लॉ, तो ऐसे केस के अंदर वो कोर्ट है उस प्लेंट को रिटर्न कर सकती है। ये था सेकंड ग्राउंड। तो ये दो ग्राउंड थे जिनके आधार पर एक प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है। नाउ है कि पावर क्या है ऑफ ए कोर्ट की, टू फिक्स द डेट ऑफ अपीयरेंस इन ए कोर्ट, एक कोर्ट के अंदर वेयर, जहां पर प्लेंट क्या है, इज टू बी फाइल्ड इन अ प्रॉपर कोर्ट आफ्टर इट्स रिटर्न, यानी कि रिटर्न्स का ऑर्डर हो चुका है, एक प्लेंट को रिटर्न कर दिया है कोर्ट ने, कहां पर फाइल करने के लिए, एक प्रॉपर कोर्ट के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर जो कोर्ट है रिटर्न कर रही है उसके पास एक पावर है फिक्स करने के लिए क्या, एक डेट ऑफ अपीयरेंस उस कोर्ट के अंदर। इट्स मीन वेयर इन एनी सूट, जहां पर किसी भी सूट के अंदर आफ्टर द डिफेंडेंट हैज अपीयर, डिफेंडेंट अपीयर हो चुका है, और कोर्ट के ओपिनियन क्या है कि जो प्लेंट है शुड बी रिटर्न, किस वजह से, ड्यू टू द नॉन जुरिडिक्शन, नॉन जुरिडिक्शन की वजह से उस प्लेंट को रिटर्न किया जाना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि इट शैल बी, बिफोर डूइंग सो इंटीमेट क्या करेगी कोर्ट इट्स डिसीजन टू द प्लेंटिफ, तो ऐसा करने से, यानी कि प्लेंट को रिटर्न करने से पहले जो कोर्ट है वो इंटीमेट करेगी प्लेंटिफ को। ये हमारा रूल 10A का सब रूल 1 कहता है। अब देखते हैं कि सब रूल 2 क्या कहता है। सब रूल 2 कहता है कि ऑन अ रिसिप्ट ऑफ अ नोटिस, नोटिस है जो उसका रिटर्निंग के रिगार्डिंग प्लेंटिफ को रिसीव हुआ है, तो वहां पर प्लेंटिफ है वो अप्लाई करेगा किसको, कोर्ट को, जिसमें वो स्पेसिफाई करेगा कोर्ट को, जिसमें वह प्रपोज करता है टू प्रेजेंट द प्लेंट आफ्टर इट रिटर्न्स, यानी कि रिटर्न होने के बाद में वो उस कोर्ट के अंदर जिसमें वो अपनी प्लेंट को प्रेजेंट करने वाला है उस कोर्ट को स्पेसिफाई करेगा। और प्रे क्या करेगा, कोर्ट से वो प्रे करेगा क्या, कि दैट कोर्ट में फिक्स ए डेट फिक्स कर सकती है फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टी इन सेड कोर्ट, यानी कि उस जो कोर्ट में जो उसने स्पेसिफाई किया है उस कोर्ट के अंदर उसकी अपीयरेंस के लिए वो डेट फिक्स करे। एंड सेकंड क्या रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्टिंग दैट द नोटिस ऑफ द डेट है सो फिक्स्ड, जो फिक्स्ड की गई है, जो डेट फिक्स की गई है अपीयरेंस के लिए, उस डेट का जो नोटिस है वो मे बी गिवन टू द हिम एंड टू द डिफेंडेंट, यानी कि जो ऊपर डेट फिक्स की है उसका नोटिस उसको और डिफेंडेंट दोनों को दिया जाना चाहिए। इसके रिगार्डिंग भी रिक्वेस्ट कर सकता है प्लेंटिफ, जो कि अंडर रूल 10A सब रूल 2 के अंदर मेंशन है। अब देखते हैं कि सब रूल 3 क्या कहता है। सब रूल 3 कहता है कि व्हेन एन एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड बाय द प्लेंटिफ एज अफोरसेड, यानी कि जैसा हमने अभी पीछे डिस्कस किया है किसी कोर्ट के रिगार्डिंग, वो जब रिटर्निंग होती है प्लेंट, तो वहां पर प्लेंटिफ जो एप्लीकेशन प्रेजेंट करता है तो वहां पर कोर्ट क्या करेगी, बिफोर रिटर्निंग द प्लेंट को रिटर्न करने से पहले, नोट विद स्टैंडिंग दैट द ऑर्डर फॉर द रिटर्न ऑफ अ प्लेंट वाज मेड बाय इट ऑन द ग्राउंड दैट इट हैज नो जुरिडिक्शन ऑन द मैटर प्रेस्क्राइब्ड इन द प्लेंट, यानी कि उस ऑर्डर के बावजूद, जिसमें क्या ग्राउंड था कि उसके पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है उस मैटर को ट्राई करने के रिगार्डिंग, जो कि प्लेंट के अंदर एक मैटर है जो प्रेस्क्राइब किया गया है उसके ऊपर, तो वहां पर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट करेगा एक फिक्स कर देगा क्या, डेट, किस लिए, फॉर अपीयरेंस ऑफ द पार्टी इन द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज प्रपोज्ड टू बी प्रेजेंटेड, जिसके अंदर वो प्लेंट है अभी प्रेजेंट होने वाली है रिटर्निंग के बाद में, उसके रिगार्डिंग वो डेट फिक्स कर देगा।
और क्या करेगा, गिव टू द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट नोटिस ऑफ सच डेट ऑफ अपीयरेंस, उस अपीयरेंस के लिए उसका नोटिस है जो डिफेंडेंट को और प्लेंटिफ दोनों को देगा, जो कि रूल 10A सब रूल 3 कहता है। नेक्स्ट क्या कहता है, जहां पर जो नोटिस अभी हमने डिस्कस किया है पीछे, वो सर्व्ड हो जाता है फॉर द अपीयरेंस के लिए, अपीयरेंस के लिए जो नोटिस सेंड किया है कोर्ट ने वो सर्व हो गया, तो इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट इन विच, जिसके अंदर जो प्लेंट प्रेजेंटेड आफ्टर इट्स रिटर्न, यानी कि जिस कोर्ट के अंदर जो रिटर्न होने के बाद में फिर से प्रॉपर कोर्ट के अंदर जो प्लेंट है प्रेजेंट की गई है, तो उसके लिए यह नेसेसरी नहीं होगा क्या, टू सर्व द डिफेंडेंट विद द समन, यानी कि डिफेंडेंट को एक समन सर्व करना, किस लिए, फॉर द अपीयरेंस ऑफ इन द सूट के अंदर अपीयरेंस के लिए। कब तक, अनलेस, जब तक कि जो कोर्ट है फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड अदरवाइज डायरेक्ट, यानी कि किसी स्पेशल रीजन या किसी अदर रीजन के लिए कोर्ट ऐसा नेसेसरी ना समझे, तब तक वहां पर सम्मन की कोई जरूरत नहीं होती। अगर वो ऐसा करेगी तो उसको वो, अगर कोर्ट सम्मन करती है तो वहां पर वो उसका रीजन है वो रिकॉर्ड करेगी। ये हमारा रूल 10A सब रूल 4 कहता है। अब रूल 10B क्या कहता है, रूल 10B प्रोविजन प्रोवाइड करता है पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट के रिगार्डिंग, जो कि क्या है, टू ट्रांसफर द सूट टू द प्रॉपर कोर्ट। दिस रूल हैज बीन एडिड, यानी कि ये रूल ऐड किया गया है ऑर्डर 7 के अंदर, किस लिए, विद द व्यू टू एम्पावरिंग द कोर्ट, जो कि हियरिंग कर रही है एक अपील को, अपील किस चीज के अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द रिटर्निंग ऑफ अ प्लेंट, टू डायरेक्ट दैट, क्या डायरेक्ट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ प्लेंट बीइंग रिटर्न, यानी कि प्लेंट को रिटर्न करने की बजाय द शूट है वो मे बी ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट इन विच इट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, यानी कि प्लेंट उस शूट को या प्लेंट को रिटर्न करने की बजाय उस सूट को ट्रांसफर कर देना चाहिए उस कोर्ट के अंदर जहां पर वो पहले इंस्टीट्यूट होना चाहिए था। फर्दर क्या कहता है कि प्रोविजन फॉर एबोलिश द नेसेसरी फॉर सर्विंग द समन ऑन द डिफेंडेंट, यानी कि जो प्रोविजंस हैं समनिंग के लिए डिफेंडेंट को, जो कि नेसेसरी है, उनको अबोलिश करने के लिए, जहां पर वेयर द ऑर्डर ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्लेंट वाज मेड, कब किया गया, आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट इन अ सूट। ये जो समन वाला प्रोविजन है उनको अबोलिश कब करेंगे, जब जो ऑर्डर ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेंट है वो मेड कब हुआ है, जो आफ्टर द डिफेंडेंट अपीयरेंस के बाद में, यानी कि जो समन का ऑलरेडी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि डिफेंडेंट आ चुका है कोर्ट के अंदर, हालांकि वो जो प्लेंट है रिटर्न हुई है, लेकिन इतना प्रोसेस है जो एक कोर्ट के द्वारा कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को रिपीट नहीं करने के लिए यहाँ पर सिंपली उस नोटिस को सर्व करना ही समनिंग माना गया है। अब हम एक केस डिस्कस करते हैं जो कि है अमरचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1973। इसमें क्या कोर्ट ने हेल्ड किया है कि दैट जब एक प्लेंट इज फाइल्ड होती है इन प्रॉपर कोर्ट, एक प्रॉपर कोर्ट के अंदर प्लेंट फाइल हुई है, कब, आफ्टर गेटिंग इट बैक फ्रॉम द रॉन्ग कोर्ट, यानी कि एक पहले वाली कोर्ट के अंदर से रिटर्निंग के ऑर्डर के थ्रू उसको एक प्रॉपर कोर्ट के अंदर जब फाइल किया गया है, तो इट कैन नॉट बी सेड टू बी ए कॉन्टिन्यूअस ऑफ अ सूट, मीन्स इसे हम एक कॉन्टिन्यूअस ऑफ सूट नहीं कह सकते। एंड जो सूट है मस्ट बी डीम्ड टू बी कॉमेंस व्हेन द प्लेंट इज फाइल्ड इन अ प्रॉपर कोर्ट, मीन्स कि जब जो प्लेंट रिटर्न हो चुकी है और वो प्रॉपर कोर्ट के अंदर आके फाइल हुई है, तो हम उसे कॉन्टिन्यूअस ऑफ सूट नहीं कहेंगे, बल्कि उसे कॉमेंसमेंट कहेंगे उस सूट की, जब वो प्लेंट है जो एक प्रॉपर कोर्ट के अंदर फाइल हुई है। ये हमारा इस केस के अंदर डिसाइड किया गया था। अब क्या है, ऑर्डर है किस चीज का, ऑफ रिटर्निंग द प्लेंट को रिटर्न करने के लिए, वो क्या है, अपीलेबल है अंडर ऑर्डर 43 रूल 1 के अंदर। अब कंक्लूजन देखते हैं इस वीडियो का, क्या कंक्लूजन है। जैसा कि हमने ऊपर जो मैटर है अभी डिस्कस किया है, उसके आधार पर क्या कहा जा सकता है कि जो जुरिडिक्शन है उस कोर्ट की वो इज नेसेसरी है। किस लिए नेसेसरी है, टू ऑब्टेन द एडजुडिकेशन एंड डिसीजन ऑफ द कोर्ट। विदाउट जुरिडिक्शन इज ए नलिटी है इन द आइज ऑफ अ लॉ। और क्या होगा, एंड नॉट बाइंडिंग ऑफ एनी वन, किसी पे बाइंड भी नहीं होगा वो। एंड दो यद्यपि क्या है, दिस इज सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन,
ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द सीपीसी। यद्यपि इसको 21 जो सेक्शन है सीपीसी का उसकी एक्सेप्शन के अधीन भी है। तो ये थे प्रोविजंस रिगार्डिंग द रिटर्निंग ऑफ अ प्लेंट। आई होप कि आपको ये मैटर है जो एकदम से बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट इसका क्लियर हो गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी डाउट्स हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। कीप